So today I am going to start the class 11 first lecture of accountancy. Okay, so जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स लिए उन सबको पहले ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स क्या होती है, आपका पर्पस क्या है कॉमर्स लेने का, कि भाई मैं कॉमर्स क्यों ले रहा हूँ, मुझे कॉमर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, सो द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन कॉमर्स इज रिलेटेड टू बिजनेस. वॉट वी आर डूइंग, हम क्या करते हैं, हम बिजनेस करते हैं. बिजनेस के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, वो सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, कॉमर्स के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो कॉमर्स की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, कॉमर्स वैसे तो एक बहुत वाइड टर्म है, जितना मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा उतना कम पड़ेगा, बट बेसिक. और जब आप बिजनेस पढ़ोगे तो बिजनेस के अंदर आपको डिटेल के अंदर कॉमर्स के बारे में पता चलेगा. ओके, राइट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. स्टडी ऑफ ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. बिजनेस इन विच वी आर डीलिंग, जो भी हमारा काम है, सच एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है उससे रिलेटेड हमें जो भी चीजें डिस्कस करनी है वो सब चीजें हम किसमें डिस्कस करते हैं, कॉमर्स के अंदर डिस्कस करते हैं. ओके, सो कॉमर्स इज जनरली रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस सच एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, अब कॉमर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो बहुत ज्यादा इसके अंदर अपन डिटेल में जाए तो ट्रेड होता है, ट्रेड के बाद ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती है जिसके अंदर अपने को ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वेयर हाउस होता है. तो ये सारी जो टर्म्स है ये आपको बिजनेस के अंदर देखने को मिलेंगी. ओके, तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कॉमर्स के अंदर दैट कॉमर्स इज अ स्टडी ऑफ बिजनेस और स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. ओके, सच एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, अब हमें पढ़ना है अकाउंट्स. बिजनेस में आपको बता दिया जाएगा कि व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वेयर हाउसिंग क्या होता है, ऑल दिस थिंग यू विल गेट अबाउट द यू विल गेट इन बिजनेस. ओके, अकाउंटेंसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, वी नीड टू स्टडी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस एंटिटी. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मैं मेरे बिजनेस के अंदर क्या कर रहा हूँ, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितनी मैं परचेज कर रहा हूँ, कितनी मैं सेल कर रहा हूँ, क्या मुझे इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है क्या. मान लो मैंने साल भर के अंदर 15 लाख रुपए की सेल कर ली. अब मान लो अगर मैं ये सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर 15 लाख रुपए की सेल की है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजेक्शंस. हमें हमारे बिजनेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, वो सारे ट्रांजेक्शंस क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. ठीक है, क्योंकि हम उनको रिटेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या पढ़ना, उसके लिए अकाउंटेंसी पढ़नी है. बिकॉज इट मीन्स अ स्टडी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस एंटिटी. हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं, बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं कि एक बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना उसको लॉस हो रहा है, व्हाट इज द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. ओके, उसके क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर डेटर, ये सारी टर्म्स आपको आगे जानने को मिलेगी. ओके, तो अभी हम ये समझते हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर हमें जनरली क्या करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है. तो व्हाट वी हैव टू डू बिफोर स्टडी एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकॉर्ड दीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आपको सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. और वो सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. ओके, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे कैसे हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, और हम ये भी समझेंगे कि इनको स्टडी कैसे करना. ओके, तो सबसे पहले हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है आपका ये अकाउंट्स की बुक का. ओके, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले आपको अकाउंटिंग टर्म्स पता होना चाहिए. अभी मैं अगर आपको डेटर्स बोलना स्टार्ट कर दूंगा तो आपके दिमाग में आएगा ये डेटर्स कहाँ से आ गया. अगर मैं आपको भी बिल्स पेबल के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द बिल्स पेबल. ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. ओके, विच आर यूजफुल फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स ऑल्सो. आगे जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उसके अंदर भी ये सारी टर्म्स आपको बार बार रिपीट होंगी, इसलिए आपको इन सब टर्म्स को यूज करने की हैबिट डालनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन. जैसा कि मैंने आपको बोला कि किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करने से पहले मुझे उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन ये है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन
ऐसा ट्रांजेक्शन जो मैं मनी की फॉर्म में कर रहा हूँ, पैसे के फॉर्म में। मैं किसी शॉप पे गया, मैंने वहाँ से 10 रुपये का मैगी का पैकेट परचेज किया, मैंने उसको 10 रुपये दिए और उसने बदले में मेरे को मैगी का पैकेट दे दिया। तो दिस इज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या हो गया है मेरे लिए? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैंने उसको 10 रुपये दिए, उसके बाद भी उसने मेरे को क्या दिया? मैगी का पैकेट दिया। सो वी कैन से द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तुम स्कूल आते हो, स्कूल के अंदर अपने दोस्तों को चॉकलेट देते हो, आपस में लंच शेयर करते हो, तो दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसमें आपकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको बोलूंगा? ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन का के ऊपर क्या आ रहा है? इफेक्ट आ रहा है। ओके, या तो मेरे पास मनी आ रही है या मेरे पास मनी क्या हो रही है? जा रही है। ओके, या तो पैसा आ रहा है या जा रहा है और उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड नंबर 2 इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। सबसे पहला ट्रांजेक्शन कौन सा है? इंटरनल, और नंबर 2 ट्रांजेक्शन है आपका एक्सटर्नल। ओके, तो इंटरनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है अपन ये समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है A&M कंपनी। ये कंपनी मेरी खुद की है। मान लो मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है A&M कंपनी। ओके, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर मैं गुड्स को क्या करता हूँ? मैन्युफैक्चर करता हूँ। ओके, मान लो मेरे पास ये मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? मैं इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। ओके, इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ मैंने एक होलसेल एजेंसी भी बना रखी है, ठीक है, उसका नाम है B&M कंपनी। ये भी मेरी खुद की है। ये होलसेल एजेंसी भी खुद किसकी है? मेरी खुद की है। ओके, उसके बाद फिर मैं अपना एक रिटेल काउंटर भी चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ मैं? जिसका नाम है C&M कंपनी, और ये रिटेल काउंटर भी किसका है? मेरा है। अब मुझे मान लो मैं अभी फिलहाल यहाँ रिटेल काउंटर पे बैठा हुआ हूँ, और अगर मान लो मुझे गुड्स चाहिए तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? मेरे होलसेल यूनिट से, और मेरी होलसेल यूनिट्स पर गुड्स कहाँ से आएंगे? मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। तो आप यहाँ पर समझो कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे ये मेरी ही बिजनेस एंटिटी के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी मेरी है A&M कंपनी, होलसेल कंपनी भी किसकी है? मेरी खुद की है B&M कंपनी, और रिटेलिंग यूनिट भी किसकी है? मेरी खुद की है C&M कंपनी। तो तीनों जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ये मेरी खुद की बिजनेस एंटिटी के अंदर हो रहे हैं, इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा? इंटरनल ट्रांजेक्शन मीन्स द ट्रांजेक्शंस इनकर्ड विद इन सेम बिजनेस एंटिटी। ऐसे ट्रांजेक्शन जो अपन सेम बिजनेस एंटिटी के अंदर करते हैं वो होते हैं इंटरनल। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग भी मेरी है, होलसेल भी मेरी है और रिटेल भी मेरी है। आगे बात समझ में? लेकिन अगर अपन इस एग्जांपल को चेंज कर देते हैं, मान लो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी A&M कंपनी है ये है मिस्टर रामलाल की। किसकी है ये? मिस्टर रामलाल। ओके, और ये जो होलसेल कंपनी है ये है मिस्टर श्यामलाल। ओके, और जो ये रिटेल एंड कंपनी है ये है हमारे मांगीलाल जी की। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है रामलाल जी की, होलसेल कंपनी है श्यामलाल जी की, और रिटेल काउंटर किसका है? मांगीलाल जी का। अब अगर मांगीलाल जी को गुड्स चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे? उन्हें जाना पड़ेगा श्यामलाल जी के पास। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो गया ये अलग अलग बिजनेस एंटिटी में हो गया। किसमें हो गया ये स्टूडेंट्स? अलग अलग बिजनेस एंटिटी में। मांगीलाल जी को अगर गुड्स चाहिए तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? श्यामलाल जी के पास जाना पड़ेगा। अगर श्यामलाल जी को गुड्स चाहिए तो उन्हें किसके पास जाना पड़ेगा? रामलाल जी के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शंस जो सेपरेट बिजनेस एंटिटी के बीच में होते हैं, किसमें होते हैं? सेपरेट बिजनेस एंटिटी। दीज ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। ओके, सो इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन व्हिच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन, मींस ओनली द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन व्हिच अफेक्ट्स आवर फाइनेंशियल पोजीशन आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके, नंबर 2 वी कैन classify the transaction in two types. Number 1 is internal transaction, number 2 is external transaction. Okay, those transactions which are incurred within the same business entity. Okay, this A&M company belongs to myself. Okay, the wholesale company B&M company also belongs to myself, and retail counter is also belongs to myself. Okay, तो अगर मान लो मुझे
गुड्स परचेज करना तो मैं मेरे खुद के होलसेल काउंटर पे जाऊंगा, और अगर होलसेल काउंटर से मेरे को गुड्स होलसेल काउंटर पे मेरे को गुड्स लेने हैं तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग काउंटर पे, ये भी मेरा खुद का है। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम बिजनेस एंटिटी में हो रहे हैं, इसलिए अपन ने क्या बोला उसको, इंटरनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। बट इन नेक्स्ट एग्जांपल, द मैन्युफैक्चरिंग काउंटर बिलोंग्स टू मिस्टर रामलाल, द होलसेल काउंटर बिलोंग्स टू मिस्टर श्यामलाल, एंड द रिटेल काउंटर बिलोंग्स टू मिस्टर मांगीलाल। ओके, नाउ व्हाट इफ मांगीलाल वांट्स टू परचेज द गुड्स, so he will purchase the goods from Shyamlal. So here the transactions are incurred between different business entities. यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो अलग अलग बिजनेस एंटिटी में हो रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, we called it the external transactions, those transactions which are incurred between separate business entities. Okay, अब देखो आपको क्या करना है, आपको इन टर्म्स के अंदर सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस ट्रांजेक्शन का कीवर्ड क्या है, तो मैं आपसे बोलूँगा फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसा कोई सा भी ट्रांजेक्शन जिससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर क्या आ गया, इफेक्ट आ गया, तो वो मेरा क्या बन गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन बन गया। इंटरनल ट्रांजेक्शन के बारे में अगर आप मेरे से कीवर्ड पूछोगे तो मैं आपसे बोलूँगा सेम बिजनेस एंटिटी। क्या बोलूँगा मैं आपसे, सेम बिजनेस एंटिटी, दोज ट्रांजेक्शन विच आर इनकर्ड विद इन द सेम बिजनेस एंटिटी। ऐसे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन के अंदर मेरा जो कीवर्ड बन गया वो क्या हो गया, मेरा सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप इसके अंदर याद रखो, तो आपको ये डेफिनेशन क्या रहेगी, लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगी। नंबर 2 टर्म है आपकी अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है, इसको अपन ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली बेसिस पर गुड्स परचेज करता हूं एक सिंगल पार्टी से, और उस पार्टी का नाम है मोहन ट्रेडर्स। समझना बात को ध्यान से, मैं मोहन ट्रेडर से डेली बेसिस पर क्या करता हूँ, गुड्स परचेस करता हूँ। तो आज मान लो 12 तारीख है, तो मैंने 12 तारीख को इससे 500 टन गुड्स परचेस कर लिए, ठीक है। फिर मैंने इससे 17 मई को 1000 टन गुड्स और परचेस कर लिए, ठीक है। फिर मैंने 20 तारीख को इससे 300 टन गुड्स और परचेस कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मान लो मैंने इसको 21 तारीख को 50,000 रुपये का पेमेंट किया, ओके। फिर मैंने इससे 22 तारीख को 100 टन गुड्स और परचेस कर लिए। तो एक सिंगल पार्टी मोहन ट्रेडर से मैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, और वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में अलग अलग डेट पर कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जब मुझे इसका रिकॉर्ड बनाना होगा तो मेरे को बार बार पेज पलटने पड़ेंगे कि यार 10 तारीख को अपन ने कहा, अरे ये रहा मोहन ट्रेडर्स, ठीक है। अरे यार 17 तारीख को, अरे ये रहा मोहन ट्रेडर्स। तो उसके अंदर आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। तो उस वेस्टेज ऑफ टाइम को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल सा अकाउंट बना लूँगा मोहन ट्रेडर का ही। मैं क्या करूँगा, मेरी बुक्स के अंदर एक सिंपल सा अकाउंट बना लूँगा मोहन ट्रेडर्स का, और मोहन ट्रेडर्स से मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन में उठा के कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, इसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अब मुझे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन चेक करना है तो मैं फटाफट क्या देखूंगा, MMM मोहन ट्रेडर्स, ये रहा भैया, इसे इतने तारीख को ये परचेज किया, इतना इसका हिसाब बनता है। तो अपन जब देखो, अब डेफिनेशन क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। कीवर्ड क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड का मतलब ये हो गया कि एक किसी फिक्स पर्सन का या कोई एक फिक्स एक्टिविटी की जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आप सारे उसी हेड में क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने एक परचेज अकाउंट बना लिया। क्या बना लिया मैंने, एक परचेज अकाउंट, और परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज में परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लूंगा। मान लो मैं मोहनलाल से डेली, मोहन ट्रेडर्स, तो मान लो मैं मोहन ट्रेडर से गुड्स परचेस कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर, तो मोहन ट्रेडर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब मैं इस सिंगल अकाउंट के अंदर क्या कर लूँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा, ओके। तो उससे हमें ये पता पड़ जाएगा कि ट्रांजेक्शन्स, मोहन जो ट्रांजेक्शन्स है आपके एक पर्टिकुलर हेड के ट्रांजेक्शन अपन एक ही सिंगल हेड में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि हमें बार बार उसको चेक करना ना पड़े, ओके। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ओके। कैपिटल। कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर मैंने 5 लाख रुपए की लैंड परचेज की, ठीक है। 4 लाख रुपीज़ की मैंने मशीनरीज परचेज की,
लगभग 2 लाख रुपीज़ का मेरे पास गुड्स रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी कैपिटल है दैट इज़ 5 + 4 + 2 11 लाख रुपीज़ की मेरी कैपिटल है। तो कैपिटल के बारे में अपन क्या बोलेंगे, मनी और एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। आपके बिजनेस के अंदर कितना पैसा है और कितने एसेट्स है और उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, वही सब एड ऑन होके क्या हो जाएगी, आपकी कैपिटल हो जाएगी। सो इन शॉर्ट द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस। एक प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस के अंदर कितना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल। सो कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ओके, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स प्रोप्राइटर। अब इसका लॉजिक अपन समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोप्राइटर हूँ, मैं मेरा एक बिजनेस चलाता हूँ और मैंने मेरे बिजनेस के अंदर कितने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो क्या मैं इस 10 लाख रुपए के ऊपर कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करूँगा? बिल्कुल करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि अगर मैं ये 10 लाख रुपए मार्केट के अंदर किसी को उधार देता या किसी को बाय वे ऑफ लोन देता तो व्हाट आई वुड गेट इन रिटर्न, आई विल गेट इंटरेस्ट इन रिटर्न। ओके, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो मैं मेरे बिजनेस से भी क्या बोलूँगा कि भैया मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए तो बदले में आप मेरे को कुछ रिटर्न दो। तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई कि बिजनेस कुछ ना कुछ अर्न करेगा और अर्न करके वापस से क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स प्रोप्राइटर। क्यों है प्रोप्राइटर के टुवर्ड्स लाइबिलिटी? क्योंकि इस बिजनेस को कुछ ना कुछ अर्न करना है और अर्न करके रिटर्न में मुझे देना है। दैट्स वाई इट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टुवर्ड्स प्रोप्राइटर। ओके, सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, इट इज अ मनी और एसेट हैविंग द मॉनेटरी वैल्यू। ऐसे एसेट्स जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है वही आपकी कैपिटल के अंदर माने जाएंगे। जिन एसेट्स की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इट विल बी नथिंग फॉर योर बिजनेस, वो हमारे बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं होगा। ओके, आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, बट प्लीज राइट डाउन इट राइट नाउ। ओके, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स एंड कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। मीन्स मैं कैपिटल और लाइबिलिटी को प्लस कर देता हूँ तो मेरे एसेट्स आ जाएंगे और एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटी को माइनस कर दूँ तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल निकल के आ जाएगी। ओके, अभी आपको ये सिर्फ याद रखना है, अपन इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज़ क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब मान लो मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया और मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उन 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लूँगा। तो अगर मैं मेरे बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ करता हूँ और वो विड्रॉ जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए है, किसके लिए, वो पर्सनल यूज़। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मोहनलाल, अब इस मोहनलाल की एक किराने की दुकान है। ओके, ये हो गया हमारा मोहन किराना। ओके, अब ये किराने की शॉप रन करता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी फैमिली है, ये इसकी वाइफ, ओके, और ये इसके 2 छोटे छोटे से बच्चे। अब क्या होता है, ये इसकी किराने की दुकान में से कुछ गुड्स क्या करता है, अपनी फैमिली के लिए विड्रॉ करता है कि साहब 1 किलो दाल की जरूरत पड़ गई है, 1 किलो शक्कर की जरूरत पड़ गई है। तो व्हाट मोहनलाल इज डूइंग, ही इज विड्रॉइंग the goods from his business for his personal use. What he is doing, he is withdrawing the goods from his shop for the personal use. वो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो जब भी आप बिजनेस में से आपके पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करोगे तो आपको उसको ड्राइंग्स बोलना है। क्या बोलना है आपको, उसको हमेशा ड्राइंग्स। तो अगर अपन गुड्स या मनी दोनों में से अगर किसी भी चीज को विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको अपन ड्राइंग्स। ओके, तो वट एवर द अमाउंट और गुड्स हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। कीवर्ड क्या हो गया, देखो पर्सनल यूज। ओके, कैपिटल का कीवर्ड क्या हो गया, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर। ओके, तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। ड्राइंग्स का कीवर्ड क्या हो गया, पर्सनल यूज। ओके, और इसको आप परचेज कॉस्ट पर वैल्यू करोगे, इसका मतलब इस दुकान से जो इसके घर पे सामान जा रहा है उसके अंदर आपका प्रॉफिट नहीं जुड़ा होगा। जिस कॉस्ट पर आपके पास दुकान पर आया है उसी कॉस्ट में आपके घर पे क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ड्राइंग का जो हमेशा वैल्यूएशन होता है वो किस पर होता है, परचेज कॉस्ट पर होता है। ओके,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लायबिलिटी, इंपॉर्टेंट है, बार बार ये ड्राइंग भी आपका बार बार आगे आप जब चैप्टर्स पढ़ोगे उसके अंदर ये वर्ड आएगा, कैपिटल बार बार ये वर्ड आएगा, तो आपको इन सब टर्म्स को ध्यान से समझना है। ओके, अब आता है आपका लायबिलिटीज। लायबिलिटी आता है अमाउंट ओड बाय द बिजनेस और पेबल बाय द बिजनेस। इसका मतलब कुछ पैसा बिजनेस ने किसी से उधार लिया या कुछ गुड्स बिजनेस ने किसी से उधार में परचेज कर लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन, लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसको नियर फ्यूचर में कभी ना कभी वो अमाउंट पे करना है। क्या करना है उसको, नियर फ्यूचर में कभी ना कभी वो अमाउंट पे करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट ओड बाय द और पेबल बाय द बिजनेस। Okay, so whatever will be the amount owed by the business or payable by the business is known as liability, because business has to pay this particular amount to someone in near future। बिजनेस को कभी ना कभी नियर फ्यूचर में ये पैसा किसी न किसी को देना पड़ेगा। तो अगर अपन एक प्रॉपर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें लायबिलिटी, तो आपने किसी से उधार लिया और आपको नियर फ्यूचर में उसको वो उधार क्या करना है, चुकाना है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, लायबिलिटी बोल देंगे। तो लायबिलिटी को अपन ने दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया है। नंबर 1 इज इंटरनल, नंबर 2 इज एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, टुवर्ड्स द ओनर्स। मैंने मेरे बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए, मैंने मेरे बिजनेस को कितने लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए, तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है, ये लायबिलिटी बनती है कि वो रिटर्न में मेरे को कुछ ना कुछ देगा। बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि बिजनेस रिटर्न में कुछ ना कुछ मुझे देगा, तो अपन ने क्या बोल दिया उसको, इंटरनल लायबिलिटी। सो इंटरनल लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ बिजनेस, because business has to repay or pay in return something for the capital invested। जो कैपिटल इन्वेस्ट किए प्रोप्राइटर ने, उसके बदले उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो दैट इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स आउटसाइडर। मैंने किसी से 50,000 रुपए के गुड्स उधार में परचेज कर लिए और मुझसे क्या आ गया कि भाई साहब मैं आपको 3 महीने बाद उसका पेमेंट कर दूंगा, तो 3 महीने के लिए क्या हो गई, वो मेरी लायबिलिटी बन गई, क्योंकि मुझे 3 महीने बाद उस आउटसाइडर को 50,000 रुपए का पेमेंट करना है। तो दैट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या बोलेंगे अपन उसको, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो एक्सटर्नल लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। ओके, तो लायबिलिटी को अपन ने दो कैटेगरी, लायबिलिटी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस और पेबल बाय द बिजनेस टू समवन। ओके, इट मे बी द प्रोप्राइटर इटसेल्फ और इट मे बी द आउटसाइडर्स। ओके, एंड द लायबिलिटी फॉर द प्रोप्राइटर और ओनर इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी एंड लायबिलिटी फॉर द आउटसाइडर इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, तो इस तरह से हम लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। लायबिलिटी को अपन ने दो कैटेगरी के अंदर और डिवाइड किया है। नंबर 1 इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड नंबर 2 इज करंट लायबिलिटी। इससे पहले अपने डिस्कस किया था इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी एंड लायबिलिटी टुवर्ड्स द एक्सटर्नल इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, मींस आउटसाइडर्स। ओके, नाउ नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर। कीवर्ड क्या हो गया, 1 ईयर। ऐसी लायबिलिटीज जो आपको 1 साल के बाद पे करनी है, या ऐसा पैसा जो आपको 1 साल के बाद पे करना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, सो नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन लोन लिया या कोई प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया, तो वो आप 1 साल के अंदर उसको रिपे नहीं करोगे। इट विल बी रिपेड आफ्टर 1 ईयर, मीन्स फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स लॉन्ग टर्म लोन में भी टेकन। ओके, तो हम ऐसे लोन जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लेते हैं, या ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा के लिए इनकर की जाती है, दीज आर नोन एज नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, current liability are those liabilities which are payable within a year। those liabilities which are payable within a year, जो लाइबिलिटी आपको 1 साल के अंदर पे करनी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी भी कंपनी से गुड्स परचेस किए और मैंने उसको ये बोला कि यार एक काम करो, आप मेरे को अभी उधार दे दो, मैं आपको 5 महीने के अंदर इसका पेमेंट कर दूंगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि मैं उस लाइबिलिटी का पेमेंट 1 साल के अंदर करूंगा। ओके,
सो करंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन ए ईयर, जो मुझे सिर्फ एक साल के अंदर पे कर दी है उसको अपन क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी मींस 12 मंथ्स। ओके, जैसे क्रेडिटर हो गया। अब क्रेडिटर क्या होता है वैसे अपन आगे डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको अभी हाल बता देता हूँ कि जिससे अपन ने उधार लिया, जिससे अपन ने उधार में गुड्स परचेस किए हैं या जिससे हम गुड्स परचेस करते हैं क्रेडिट में कि भैया आप मेरे को 5 महीने की उधार दे दो, 6 महीने की उधार दे दो, तो जो पर्सन हमें उधार देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्या बोलते हैं उसको अपन, क्रेडिटर। क्रेडिट का मतलब आपको पता ही है उधार, ठीक है। और जो पर्सन हमें उधार दे रहा है वो क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। ओके, तो ऐसी लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन ए ईयर मीन्स 12 मंथ, दीज आर नोन एज करंट लाइबिलिटीज। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक एसेट्स। लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और ओनर। ओके, एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर मीन्स लॉन्ग टर्म लोन, ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आप इनकर करते हो। और करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है। ओके, अब आता है आपका एसेट्स, ठीक है। ये टर्म्स आपको बार बार यूज करनी है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना। ओके, एसेट्स, प्रॉपर्टीज, टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और विच विल गिव द इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। अब इसके कीवर्ड्स क्या हो गए, प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, टेंजिबल इनटेंजिबल। ओके, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसी प्रॉपर्टी जो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी आपको क्या दे रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है। इसका मतलब आप उससे पैसा कमा रहे हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। ओके, ये व्हाइट बोर्ड है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके अलावा इसको जब मैं, इस व्हाइट बोर्ड को जब मैं मार्केट के अंदर सेल करूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। और ये प्रॉपर्टी मुझे क्या दे रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एसेट बन जाएगा। तो वी कैन से दैट दिस व्हाइट बोर्ड इज ए एसेट। व्हाई, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी, ओके, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज विल बी गिविंग मी अ इकोनॉमिक बेनिफिट। ये मेरे को क्या दे रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एसेट। तो ऐसी कोई सी भी चीज जो आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करने पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो आपको क्या दे रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन, एसेट। Asset can be classified into 2 categories. Number 1 is non-current and number 2 is current. जैसा अपने नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी पढ़ा, वैसे आपका क्या बन जाएगा, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ओके, अब करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे, एसेट्स हेल्ड बाय बिजनेस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। ऐसे एसेट्स जो आप रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हो। मैंने ये बोर्ड खरीदा, तो ये मैंने बोर्ड रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नॉन करंट एसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा नॉन करंट एसेट, एसेट हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। तो ऐसे एसेट्स जो मैं रीसेल करने के पर्पज से परचेज नहीं करता उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन करंट एसेट्स। ओके, और करंट एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट जो मेरे को 1 साल के अंदर अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स, ये मेरा मार्कर का बिजनेस है, मैं मार्कर को परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ, तो मेरे को इस मार्कर को क्या करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर अंदर सेल करना पड़ेगा, और इस मार्कर का पैसा मुझे कैश के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे एसेट्स जो आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या करने हैं, कैश में कन्वर्ट करने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके करंट एसेट्स। जैसे मान लो मैंने किसी को उधार माल बेच दिया, तो जिसको मैंने उधार माल बेचा, मेरे को उससे 1 साल के अंदर अंदर पैसा रिकवर करना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे अपन यहाँ पर लिख सकते हैं डेटर। अब डेटर क्या होता है, जिसको अपन ने उधार दिया या जिसको अपन ने उधार में माल बेचा, तो मेरे को इससे 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है, पैसा रिकवर करना है, तो ये क्या है, मेरा करंट एसेट है। क्या है ये डेटर, मेरा करंट एसेट, क्योंकि मुझे इससे 1 साल के अंदर अंदर वापस से अमाउंट को रिकवर करना है। ओके, लेकिन जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं ये आपके बिजनेस में लंबे टाइम के लिए रहते हैं।
और हम इसे 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसके पास मशीनरीज है, तो मशीनरीज क्या हो गए उसके लिए नॉन करंट एसेट्स हो गए, क्योंकि वो उन मशीनरीज को 1 साल के अंदर अंदर रीसेल नहीं करेगा, वो उसके अंदर वो अपने बिजनेस में उसको लंबे टाइम तक रिटेन करके रखेगा। ओके, अब जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं इसको अपन ने फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1 है आपका टेंजिबल एसेट एंड नंबर 2 है आपका इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। क्या होती है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, एंड विच कैन बी कन्वर्टेड, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस और विच कैन बी सीन और टच्ड। ऐसे एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो मुझे दिख रहे हैं, जैसे मेरी मशीन, तो मशीन मुझे दिख रही है, उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैं उसको देख भी रहा हूँ और मैं उसको टच भी कर सकता हूँ। जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मुझे दिख रही है, ठीक है, मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसको टच भी कर सकता हूँ, तो दीज आर कॉल्ड द टेंजिबल एसेट। जैसे एग्जांपल में अपन ने यहाँ लिख दिया मशीनरी, क्या लिख दिया अपन ने, मशीनरी। ओके, फिर आता है आपका इनटेंजिबल एसेट, ऐसे एसेट्स जो मैं देख नहीं सकता हूँ, टच नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो एसेट्स नॉट हैविंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस और कैन नॉट बी सीन और टच, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिसको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी गुडविल होती है। अब जैसे भानपुरा के अंदर वो कचौरी वाला है, अब उस कचौरी वाले की गुडविल है, अरे यार वो कचौरी वाला है, वहाँ पर उसके यहाँ से कचौरी लेके आना, तो उसने गुडविल बना रखी है उस चीज़ की, वो दिख रही है क्या आपको कहीं पे, लेकिन फिर भी उसकी मार्केट के अंदर क्या है, गुडविल, और उस गुडविल की क्या है, कीमत है, वैल्यूएशन है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि वो जब भी दुकान बेचेगा तो उसको उसकी गुडविल का पैसा मिलेगा। तो गुडविल हम जनरली ये कह सकते हैं कि जो नाम हमने कमाया वो हमारी क्या बन जाती है, गुडविल बन जाती है, और जब हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं, बंद करते हैं, तो गुडविल का भी हमें पैसा मिलता है। इसलिए हमने इसको किसके अंदर कंसिडर किया है, एसेट के अंदर कंसिडर किया है। ओके, तो tangible assets are those assets which can be seen or touched, which have physical existence like machinery. Intangible assets are those assets which cannot be seen or touched, and these assets does not have any physical existence like goodwill. Okay.